इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोश, उपकोश तथा ऑर्बिटल यानी कि सेल, सब सेल और ऑर्बिटल, और उसमें किस प्रकार से कितनी ऊर्जा पाई जाती है, किस प्रकार से इसमें ऊर्जा का विन्यास होता है। प्रत्येक कोश के सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान नहीं होती है, इस कारण ये समान दूरी पर नहीं होते हैं। प्रत्येक कोश को हम क्या करते हैं, उपकोश यानी कि उप ऊर्जा स्तर में बांटते हैं, क्योंकि उसका जो एनर्जी है वो एक समान नहीं है, वो अलग अलग दूरी पर है। लेकिन जो एक उपकोश होता है, उस उपकोश में पाए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगभग समान होती है। ठीक है, जो कोश जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर। ठीक है, जैसे कि ये एक न्यूक्लियस हो गया, तो इसके चारों ओर एक कक्ष रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, उन इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी होती है वो एक समान हो, ये ज़रूरी नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं, अलग अलग उपकोश में बांट देते हैं। जैसे कि एक सेल है, तो सेल को हम लोग अलग अलग सब सेल में बांटेंगे, तो पहला वाला सेल होगा वो एस में बढ़ गया, दूसरा वाला जो सेल है वो एस पी में बढ़ गया, तीसरा वाला जो है एस पी डी में बढ़ गया। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता है, ये बढ़ते जाता है। तो पहले देख लेते हैं कोश क्या है। तो कोश नाभिक के चारों ओर वह वृत्तिपथ है। ठीक है, नाभिक के चारों ओर वह वृत्तिपथ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, या इसको दूसरे प्रकार से समझाऊं तो मैं, नाभिक के चारों ओर वह वृत्तिपथ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसे हम लोग कोश या कक्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक डायग्राम से मैं समझाता हूँ। एक न्यूक्लियस है सेंटर में। ठीक है, सेंटर में क्या होगा, आपका एक न्यूक्लियस है, तो इसको और एक वृत्तिपथ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला सेल। उसी प्रकार एक और वृत्तिपथ है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा सेल। उसी प्रकार ये आपका तीसरा सेल, और ये आपका चौथा सेल। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर सेल की संख्या क्या होती है, बढ़ते जाती है। अब इन सेल में देखते हैं, जिसके पहले सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, तो पहले सेल में मैं 2 इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, दूसरे सेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे फिल कर देता हूँ। उसके बाद तीसरे सेल में भी क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन आता है। तो देखिए, जो पहला सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल है, तो इन सेलों में जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, इसके एनर्जी को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस से जितना दूर इलेक्ट्रॉन जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज का विरोध करेगा। तो विरोध करने से क्या होगा, उसको ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, इसे मैं आगे समझाता हूँ। यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट है तो उसकी ऊर्जा कम होगी, क्योंकि वह नाभिक के अधिक निकट होता है तो अधिक तीव्रता से आकर्षित होता है। ठीक है, या इसको दूसरे प्रकार से और कहूँ तो, ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन, जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है, वो धन आवेशित नाभिक से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। अब दूर जाने के लिए क्या होगा, उसको एनर्जी चाहिए, तो जितना दूर जाएगा उतना उसको एनर्जी चाहिए, तो इसलिए उसका एनर्जी का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। अब ये जो एनर्जी होता है वो क्वांटम नंबर n पे डिपेंड करता है। क्वांटम नंबर n का मान जितना ज़्यादा होगा, एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि ये एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में जो पहला सेल होगा उसकी एनर्जी कम होगी। उसी प्रकार जब दूसरा सेल आएगा, उसकी एनर्जी पहले वाले सेल से ज़्यादा होगी। जब तीसरा सेल आएगा तो उसकी एनर्जी पहले और दूसरे वाले सेल से ज़्यादा होती है। इसे हम लोग फार्मूले के थ्रू भी पहले देख चुके हैं कि अलग अलग सेल में एनर्जी क्या होता है, ई जो होता है वो होता है -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर और एन का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ये बराबर होता है, जहाँ पर जेड क्या है आपका एटॉमिक नंबर और एन जो है वो क्वांटम नंबर है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग सेल में की एनर्जी को। उपकोश, उपकोश यानी कि सब सेल। उपकोश किसी कोश का वह क्षेत्र है जिसमें उस कोश के समान ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। प्रत्येक कोश के सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान नहीं होती, इसलिए उस कोश को हम उपकोश में विभाजित करते हैं, और एक उपकोश में लगभग समान ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सेल है, तो इस सेल को हम लोग क्या करते हैं, इस कोश को हम लोग क्या करते हैं, एस में, पी में, डी में, एफ में, इस प्रकार से अलग अलग उपकोश में बांट देते हैं। अब एक जो उपकोश को लेते हैं, मान लो पी को लेते हैं, तो पी जो होता है वो अलग अलग 3 ऑर्बिटल्स में बटा रहता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो इन पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इनकी ऊर्जा आपस में समान होती है, लेकिन इनकी ऊर्जा डी ऑर्बिटल से क्या अलग होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस सेल को अलग अलग उपकोश में बांट देते हैं।
सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या होता है, एनर्जी जो होता है वो सब सेल में अलग अलग होता है। अगर मैं देखता हूँ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए अगर ये एक एनर्जी लेवल है तो इस एनर्जी लेवल में क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका 1s, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका 2s और 2p। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा आपका 3s, यहीं पे 3p और यहीं पे आपका 3d। मतलब यहाँ पे तीनों जो उपकोष है उसका जो एनर्जी लेवल है वो सेम है, यहाँ पे जो दोनों उपकोष है उसका जो एनर्जी लेवल है वो सेम है। लेकिन इसी को मैं देखता हूँ अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, मतलब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिस पर होता है, तो उसके लिए अगर मैं एक एनर्जी लेवल डायग्राम देखता हूँ तो यहाँ पर देखते हैं तो 1s तो यहाँ पर होगा, ठीक है, लेकिन 2s यहाँ पर होगा, तो उसका जो 2p है वो थोड़ा उससे ऊपर होगा। तो यहाँ पर एनर्जी लेवल क्या हो गया, डिफरेंस हो गया एक ही उप सब सेल में, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं 3s को देखता हूँ तो 3s क्या होगा, यहाँ पे होगा। उसी प्रकार 3p है जो वो थोड़ा सा ऊपर होगा, उसके बाद जो 4s है उससे और ऊपर होगा, ठीक है। 3d जो है उसके बाद आता है, ठीक है, 4s के बाद 3d आता है, ठीक, तो 3d यहाँ पर चला गया। तो यहाँ पर देखिए 3s यहाँ पे है, 3p यहाँ पे है और इसका 3d जो है ये यहाँ पे है, ठीक है। तो एनर्जी लेवल जो होता है वो उपकोषों में क्या होता है, वो एक समान नहीं होता है। इसलिए एक ही उपकोष में जो अलग अलग ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, उसका एनर्जी जो होता है वो अलग अलग होता है। इसीलिए सेल को हमें सब सेल में बांटना पड़ता है, मतलब कोष को हम अलग अलग उपकोषों में बांटते हैं। उपकोष जो होता है वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में बटा रहता है। तो ऑर्बिटल को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, ऑर्बिटल नाभिक के आसपास का वह त्रिविम क्षेत्र जहां पर निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन कक्षक के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में रहता है उस कक्षक को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। वो ऑर्बिटल्स आपस में मिलके उपकोष बनाते हैं। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो अलग उपकोष पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वांटम नंबर n है तो केवल एक उपकोष होगा s, और s में केवल एक ऑर्बिटल होता है। तो s जो उपकोष होता है उस उपकोष में एक ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल, ठीक। उसी प्रकार p उपकोष में क्या होता है, 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। p उपकोष जो होता है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। उसी प्रकार d उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी उपकोष में कितना होता है, 5 ऑर्बिटल होता है। 5 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड का स्क्वायर। उसी प्रकार चौथा जो उपकोष एफ उपकोष है, उस एफ उपकोष में 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, इस प्रकार से ये 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक। तो ये जो ऑर्बिटल है यहीं पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है। लेकिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होने पर अलग अलग ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि एस ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल अगर 1s है तो इसका एनर्जी जो होगा वो कम होगा किससे, 2s से। 2s का जो एनर्जी होगा वो कम होगा 3s से, ठीक है। इसी प्रकार 2p का जो एनर्जी होगा वो कम होगा 3p से, और 3p का जो एनर्जी होगा वो कम होगा 4p से, ठीक है। उसी प्रकार 3d का जो एनर्जी होगा वो कम होगा 4d से, और 4d का जो एनर्जी होगा वो कम होगा 5d से। इसी प्रकार से क्या होता है, क्वांटम नंबर बढ़ने के साथ उसका एनर्जी जो है वो बढ़ते जाता है। ऑर्बिटल्स की एनर्जी को हम n+l रूल से समझ सकते हैं, जिसे अबव का रूल भी कहते हैं। क्वांटम नंबर अगर n = 1 है, n = 1 के लिए l के जो मान होंगे वो हो जाएंगे आपका n = 1 के लिए 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका s ऑर्बिटल, ठीक। उसी प्रकार n = 2 के लिए देखते हैं, तो n = 2 के लिए l का मान कितना हो जाएगा, 0 और 1, ठीक है। 0 यानी कि s ऑर्बिटल और 1 यानी कि आपका p ऑर्बिटल, ठीक है। तो 2 ऑर्बिटल यहाँ पे मिलेगा s और p, ठीक है। तो इसी प्रकार क्वांटम नंबर n = 3 के लिए देखते हैं, तो क्वांटम नंबर n = 3, इसके लिए जो l का वैल्यू है वो मिलेगा आपका 0 1 2। तो 0 के लिए हो जाएगा s, 1 के लिए हो जाएगा p और 2 के लिए हो जाएगा आपका d। मतलब क्वांटम नंबर n = 3 के लिए l के 3 वैल्यू मिलते हैं, s, p और d। उसी प्रकार क्वांटम नंबर 4 के लिए देखते हैं, तो n = 4, n = 4 के लिए l का वैल्यू कितना मिलेगा, 0 1 2 3। अब 0 1 2 3 में 0 जो होता है वो होता है s के लिए, 1 =
P, 2 इक्वल टू D और 3 इक्वल टू F। मतलब n इक्वल टू 4 के लिए हमें 4 वैल्यू मिलेगा S, P, D, F। अब इसमें समझ लेते हैं कि n प्लस L से क्या होगा। n प्लस L के लिए मैं जिसके 2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 2P और 3S। ठीक है, 2P और 3S लेता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं कि n का जो वैल्यू है वो आएगा इसके लिए 2 और इसके लिए 3। ठीक है, अब चूंकि ये p ऑर्बिटल में है और ये s ऑर्बिटल में है, तो p ऑर्बिटल के लिए जो l का वैल्यू होता है वो होता है 1 और s ऑर्बिटल के लिए जो l का वैल्यू होता है वो होता है 0। अगर इसी में मैं देख लेता हूँ n प्लस l का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर n प्लस l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 दैट इज़ 3, 3 प्लस 0 दैट इज़ 3। अब यहाँ पर देखिए n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग दोनों का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है सेम 3 3। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि किस में n का वैल्यू कम है। तो n का वैल्यू किस में कम है, आपका 2p में। तो 2p का जो एनर्जी होगा वो 3s से क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम n प्लस एल से क्या कर सकते हैं, एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक ले लेते हैं आपका 3d, दूसरा ले लेते हैं 4p। ठीक है, इन दोनों के लिए क्वांटम नंबर l का वैल्यू क्या आ जाएगा, d के लिए आ जाएगा आपका क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3d के लिए 3। ठीक है, और 4p के लिए आ जाएगा आपका 4। उसी प्रकार जो l का वैल्यू है वो आ जाएगा, इसके लिए d ऑर्बिटल है तो d ऑर्बिटल के लिए कितना हो जाएगा 2 और p ऑर्बिटल के लिए 1। अब इसका n प्लस l वैल्यू देख लेते हैं। तो n प्लस l वैल्यू 3 प्लस 2 दैट इज़ 5, 4 प्लस 1 दैट इज़ 5। अब देखिए यहाँ पर दोनों का n प्लस एल वैल्यू क्या हो गया, फिर से सेम आ गया। तो सेम आ गया तो हम फिर से क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्वांटम नंबर n का मान किसके लिए कम है। तो 3d के लिए क्वांटम नंबर n का मान 3 है और 4p के लिए क्वांटम नंबर n का मान 4 है। मतलब 3d का जो एनर्जी है वो क्या होगा, आपके लिए कम आएगा। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो जनरली हम लोग अबव के प्रिंसिपल में देखते हैं कि 3d एंड 4s। ठीक है, 3d और 4s। ठीक है, यहाँ पर हम क्वांटम नंबर में आसानी से ये कैलकुलेशन देखने को मिल जाता है। तो ये है n, l और ये n प्लस l का वैल्यू। इसके लिए क्वांटम नंबर जो n है उसका वैल्यू आ जाएगा 3, इसके लिए आ जाएगा आपका 4। l का वैल्यू इसमें d है तो d के लिए कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर s है तो यहाँ पर s के लिए क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 दैट इज़ 5 और 4 प्लस 0 यानी कि 4। तो यहाँ पर आप देखिए 3d का जो वैल्यू है वो n प्लस एल वैल्यू 5 आ रहा है, जबकि 4s का वैल्यू केवल 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो किसका कम हो जाएगा, 4s का। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होता है 4s में पहले फिल होता है, उसके बाद जो क्या होता है आपके इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ पे जाता है, 3d में जाता है। ऑर्बिटल के आकार, ऑर्बिटल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम पहला देखते हैं s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल के आकार को देखते हैं। तो यहाँ पर जो s ऑर्बिटल जो आकृति होती है वो एक समान होती है, स्फेरिकल। ठीक है, लेकिन उसका आकार जो होता है वो क्वांटम नंबर बढ़ने के साथ क्या होता है, बढ़ते जाता है। एस ऑर्बिटल जो होता है वो अदैशिक, नॉन डायरेक्शनल, गोलाकार यानी कि स्फेरिकल और सममित यानी कि सिमेट्रिकल होता है। नॉन डायरेक्शनल कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सभी दिशाओं में एक समान होता है। आता है यहाँ पर देखते हैं जो ये 1s ऑर्बिटल है तो इसकी आकृति क्या होगी, स्फेरिकल, लेकिन साइज कैसा होगा, छोटा। यहाँ पर जो 2s ऑर्बिटल है उसकी भी आकृति स्फेरिकल है, लेकिन जो साइज है, आकार जो है वो 1s ऑर्बिटल से बड़ा है। ये है आपका 3s ऑर्बिटल। 3s ऑर्बिटल में उसका भी जो आकृति है वो स्फेरिकल है, लेकिन आकार जो है वो 1s और 2s से बड़ा होता है। यहाँ पर कुछ ऐसे स्थान भी रहते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, उसे हम लोग नोड बोलते हैं। ठीक है, उसके क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और नोड का जो कैलकुलेशन होता है वो क्वांटम नंबर n पे डिपेंड करता है। टोटल नंबर ऑफ नोड जो होता है वो n-1 होता है। ठीक है, तो हम s ऑर्बिटल में ये कह सकते हैं कि s ऑर्बिटल का जो आकृति होता है वो स्फेरिकल होता है, उसका जो एनर्जी होता है वो क्वांटम नंबर n पे डिपेंड करता है। अगर 1s है तो उसकी एनर्जी कम होगी, 2s है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, 3s है तो उसकी एनर्जी और ज़्यादा होगी। मतलब क्वांटम नंबर n के बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, उसका एनर्जी भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। दूसरा देखते हैं p उपकोष। p उपकोष जो होता है वो 3 ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है, px, py और pz।
इन तीनों ऑर्बिटलों की ऊर्जाएं आपस में समान होती है, परंतु इनका जो ओरिएंटेशन होता है, दिक् विन्यास जो होता है वो अलग अलग होता है। तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे से परस्पर 90 डिग्री के कोण पर होते हैं और इन ऑर्बिटलों को क्रमशः हम लोग क्या बोल देते हैं, px, py और pz बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक ऑर्बिटल की आकृति जैसा कि दिखाई दे रहा है डंबल की आकृति का होता है। ये जो आकृतियाँ होती है दोनों पालियों में आपस में नाभिक से एक दूसरे को स्पर्श करती है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहाँ पर कम होती है या शून्य होती है उसे हम लोग नोड बोलते हैं। नोड का जो नंबर है वो नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए क्या करते हैं, n-1। ठीक है, जितना उसका क्वांटम नंबर होगा उसमें एक माइनस कर देंगे तो उसमें नंबर ऑफ नोड जो है वो निकल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं, समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, समभ्रंश ऑर्बिटल बोलते हैं। किंतु अगर आप इस ऑर्बिटल को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसकी जो डिजेनरेसी होती है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे कि उसका जो एनर्जी है px, py और pz तीनों का, तो तीनों का जो एनर्जी होता है वो लगभग समान होता है। ठीक है, एक समान होता है, लेकिन अगर आप इसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो तीनों का जो एनर्जी होगा वो अलग अलग हो जाएगा। इस प्रकार से आप p ऑर्बिटल्स में एनर्जी का विन्यास या एनर्जी का जो वितरण होता है वो रहता है। थर्ड देखते हैं डी उपकोष। डी उपकोष में जो होता है वो 5 आपके ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इनमें से जो 3 होता है, 3 जो डी एक्स वाई और डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ठीक है, इन तीनों को T2G कक्षक भी बोलते हैं। ठीक है, T2G कक्षक भी बोलते हैं। यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 अक्षों के बीच में होते हैं। जैसे कि जो एक्स वाई होगा वो एक्स और वाई अक्ष के बीच में होता है। ठीक है, यानी कि एक्स वाई तल पर होता है लेकिन अक्षों के बीच में होता है। उसी प्रकार जो डी वाई जेड होता है वो वाई और जेड अक्ष के बीच में होता है। डी जेड एक्स जो होता है वो जेड और एक्स के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद जो देखते हैं वो आपके डी एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, ईजी कक्षक बोलते हैं। ठीक है, डी जेड स्क्वायर को भी ईजी कक्षक बोलते हैं। मतलब ये जो 5 ऑर्बिटल है वो 2 एनर्जी में बटा रहता है, T2G और एक EG। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो होता है वो एक्स और वाई अक्ष पर ही बना होता है और डी जेड जो होता है वो जेड अक्ष पर बना होता है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन घनत्व वाला रिंग भी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में, कि यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन घनत्व वाला रिंग भी क्या है, पाया जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। डी ऑर्बिटल का आकार जो होता है वो द्विडंबल आकृति का होता है, मतलब ये डबल डंबल आकृति के होते हैं और इसमें जो एनर्जी होता है, डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो लगभग एक समान होती है। ठीक है, इसे हम समभ्रंश या डीजनरेट ऑर्बिटल भी बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन ऑर्बिटलों की एनर्जी, ठीक है, जिन ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी अगर एक समान होती है या ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक समान होती है, उन ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समभ्रंश ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो डी ऑर्बिटल है वो पाया जाता है और इसमें इसका एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होता है। चौथा उपकोष है एफ उपकोष। एफ उपकोष जो होता है वो 7 ऑर्बिटल्स में बटा रहता है। ठीक है, 7 ऑर्बिटल के डायग्राम इस प्रकार है। इन ऑर्बिटल्स का डायग्राम जो होता है वो बहुत ज़्यादा जटिल होता है, कठिन होता है। लगभग 8 फोल्ड का उसमें क्या होता है, ऑर्बिटल्स रहते हैं, जिनके बारे में अभी उतना ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। फिर भी हम कह सकते हैं कि जो एफ ऑर्बिटल होता है वो बहुत ज़्यादा जटिल होता है। इस प्रकार से आपका एनर्जी लेवल जो होता है वो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सभी एनर्जी लेवल्स, कक्षक, कोश, उपकोष, ऑर्बिटल सभी समझ में आया होगा और उनकी एनर्जी भी समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।